को बरगला कर लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उपयोग करके उनको अपना फॉलोअर बना करके उनको गलत राह पर चलाना, उनको गलत गाइड करना, ये सब चीजें गलत है। और सरकारें भी इनका समर्थन क्यों देती है? कारण ये है, सरकारों को वोट चाहिए, लोगों को वोट चाहिए। राजनीति में जो लोग हैं उनको वोट से मतलब है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो भीड़ है वो किसका समर्थन कर रही है, जो भीड़ है वो किसका समर्थन कर रही है। जो भीड़ है वो आसाराम का भी समर्थन करती थी, उसके साथ भी लोग खड़े हो जाते थे वोट के लिए, राम रहीम के भी फॉलोअर थे। अभी जो नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ है, वो परिस्थिति इस तरीके के एजेंडे को साध रहे लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, जो कि संविधान से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जिसमें सरकारी पार्टियों का समर्थन रहता है। और इन चीजों के मतभेद से जो जनता है वो आपस में ही लड़ने को तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से सरकार का, संविधान का उद्देश्य कंट्रोल हट जाता है और लोग आपस में ही व्यवस्था को बिगाड़ने में लग जाते हैं। समाज के, जनता के हित को ध्यान रखते हुए वास्तव में काम करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत एजेंडा से बिल्कुल परे होकर काम करना चाहिए। यदि ऐसा है तो जनता में से विरोध करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो काफी सेंसिटिव है और विवादास्पद भी है, इसलिए इसमें डिस्क्लेमर शुरू में मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जो इस टॉपिक को लेकर के है। और ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि हमारा जो फील्ड है उसको कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी किसी भी तरफ से नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार है, जो संविधान है, जो पार्टियां हैं, जो संगठन है या फिर जो कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो इस विषय में आखिर करना क्या चाह रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है और ये कहां तक संभव है। और आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी इस वीडियो के कमेंट में लिखें, अपने सुझाव लिखें, हमें इस टॉपिक पर और भी अधिक जागरूक करें, अपने ज्ञान के आधार पर हमें ठीक करें जहां हम गलत है, इसमें क्या होना चाहिए ये भी आप अपने विचार में कहें, ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो सके। और जो लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जिनको भेड़ बकरियों की तरह कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसी अपने एजेंडे के तहत काम करने वाले लोग हो, चाहे कोई अन्य हो, तो जरूरी है इस टॉपिक को एक बार समझना। तो ये मेरी व्यक्तिगत इस वीडियो में जो है दी गई जानकारियां हैं, जिसको आप वेरीफाई करिए और वेरीफाई करने के बाद अपने सुझाव रखें कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक को क्लियर करने का हम आपस में मिलकर प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को क्रम वाइज तरीके से समझते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो वर्तमान व्यवस्था हमारे देश के अंदर है उसके बारे में। तो हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो संविधान पर आधारित है और इसके आधार पर ही हमारे देश की चीजें जो है वो रेगुलेट हो रही हैं, चल रही हैं। तो संविधान में हमारे टॉपिक से संबंधित जो चीज है उसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, यानी भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। हम अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इन बातों को कह रहे हैं। तो संविधान के तहत तो धर्मनिरपेक्ष है हमारा जो देश है। तो जो ये टॉपिक आज का है हिंदू राष्ट्र का, तो संविधान के तहत ये चीज तो कहीं पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस संविधान के तहत जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है वो इस विषय में क्या विचार रखती है। वर्तमान में बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के जो अधिकतर लीडर्स हैं वो हिंदू मुसलमान की बात करते हुए नजर आते हैं। कुछ मुद्दे, कुछ सामाजिक समस्याएं, इन सब चीजों को लेकर के हिंदू मुसलमान के बीच में टकराव उत्पन्न होता है और वो टकराव जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से मीडिया में, समाज में देखने को मिलता है और उनको फॉलो करने वाले लोग इस चीज को और भी अधिक सामाजिक स्तर पर ले जाकर इस पर कार्य करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो अभी सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, सीधे सीधे कहें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार के और भी नेताएं हैं जो इस तरह के काम करते हैं, बड़े स्तर के नेता हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली जो हमारे लीडर्स हैं उनको हमने पावर दे दिया हमारे लिए व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन इस तरीके की बातें वो लोग करते हैं जो कि संविधान के हिसाब से गलत है, गैर संवैधानिक है। अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कानून है जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसमें प्रमुख बात तो यह है कि जो वर्तमान सरकार है वो कार्य अच्छे कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। पहली सरकार के मुकाबले ये सरकार अच्छे रूप में कार्य कर रही है, विकास भी कर रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलती है। जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो ये मुद्दा
चल रहा है और जो सरकार कर रही है, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करती है तो हिंदू राष्ट्र की बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि वो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। सामान्य रूप से समझा जाए तो जो सरकार है उसको संविधान के हिसाब से कार्य करना होता है। तो संविधान के अकॉर्डिंग सरकार यदि हिंदू मुसलमान करती है, जातिवाद करती है, तो जो सरकार है वो गैर संवैधानिक कार्य करती है। आरक्षण की बात अलग है। आरक्षण संविधान के तहत लागू है और उसके हिसाब से ही आरक्षण में कार्रवाई की जाती है, जिसको समय समय पर बदलाव भी किया जाता है। तो आरक्षण का मुद्दा अलग है, लेकिन आरक्षण से परे जो अलग चीजें होती हैं सत्ताधारी पार्टियों द्वारा, चाहे हिंदू मुसलमान को लेकर हो, चाहे जातियों को लेकर के हो, तो वो समस्या का विषय है। यानी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान दे रही हैं, अपनी सहमति जता रही हिंदू राष्ट्र में, लेकिन देखा जाए तो वो संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, गैर संवैधानिक ऐसी चीजें मानी जाएंगी। यानी समानता जो है, समानता का जो अधिकार है उसका हनन माना जाएगा। दूसरा जो बीजेपी है, इसमें थोड़ा हमने रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि 47% जो लीडर्स हैं उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और लगभग 47% में से इन पर सीरियस ऑफेंसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, उसके तहत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही हैं। 47% क्रिमिनल्स, यहाँ पे ये गलत हो गया, इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं, केसेस फाइल्ड हैं। तो ये बात भी ठीक है कि केसेस फाइल होने को केसेस तो फाइल हो जाते हैं, लेकिन जब तक कानून के तहत वो साबित ना हो जाए तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता। तो लेकिन 47% जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनमें से 27% ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसेस, क्रिमिनल केसेस फाइल किए हुए हैं, जो कि अंडर ट्रायल हैं। तो ये तो रही बात बीजेपी की, और ये क्रिमिनल केसेस की जो बात है ये हमने थोड़ा टॉपिक से परे कर दिया। वो इसलिए किया है क्योंकि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो अभी तक कम नहीं हो रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी ही देखी गई है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। तो बेसिकली जब ये चीजें क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग यदि इसमें शामिल होंगे तो बेसिकली ये जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है और उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि चोर को अगर किसी बगीचे की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए तो वो चोरी ही करेगा, उसकी रखवाली नहीं करेगा, और रखवाली भी करेगा तो अपने हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो बेसिकली ये इसलिए हमने बोल दिया, बट इसको हम अभी हटाते नहीं तो हम टॉपिक से अलग हो जाएंगे। तो बीजेपी का हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या मानना है वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की। थोड़ा सीरियस हो जाइए, मामला गंभीर होता जा रहा है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की हम बात करें तो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ नो डाउट समरसता की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का अंग माना जाता है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटी है, ये अपने तरीके से काम करता है, राजनीति के हिसाब से काम करता है। लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का काम करने का तरीका अलग है और ये सामाजिक समरसता की बात करता है। जहां तक देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के आरएसएस की मान्यता ये है, आरएसएस ने ये बोला, क्लियर शब्दों में बोला कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। और ये बात सही भी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र में जो मुस्लिम्स हैं, जब से मुस्लिम्स भारत में आए उसके बाद से वर्तमान में वो रह रहे हैं और आगे भी वो रहेंगे। यानी यहां पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात है नहीं, मुसलमानों को भी हिंदू राष्ट्र का हिस्सा माना गया है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुसलमानों को भारत से हटा दिया जाए और मुसलमानों के बिना ही हिंदू राष्ट्र हो सकता है, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति आरएसएस की नजरों में हिंदू नहीं है। जी हाँ, तो यहां पर ये चीज तो आ गई, लेकिन एक ध्यान रखने वाली ये भी चीज है कि मुसलमान है ठीक है, लेकिन
उसका देश के प्रति वफादार होना जरूरी है। देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। भारत माता की जय बोलना जरूरी है। वंदे मातरम बोलना जरूरी है। यानी देश के आगे अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना होना जरूरी है। और ये बात केवल मुसलमानों पर ही लागू नहीं होती, ये बात हिंदुओं पर ही लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो और जो भावनाएं मुसलमानों के अंदर देश के प्रति होनी चाहिए वो भावना केवल हिंदू होने के वजह से ही वो भावना हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुओं को अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना ही चाहिए। साथ में अगर मुसलमान है तो वो भी हिंदू राष्ट्र का पार्ट है, और उनको अगर हिंदू राष्ट्र का पार्ट मानने वाला कोई व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र का पार्ट नहीं मानता है तो वो हिंदू भी नहीं है, ऐसा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का कहना है। तो कुल मिलाकर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का हिंदू मुसलमान या कास्टिज्म, जातिवाद को दूर रखकर समरसता की बात राष्ट्र स्वयंसेवक करता है। तमाम बयानों में, तमाम मीडिया में जो प्रमुख हैं उनका ऐसा देखने को सुनने को मिला है कि वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं। ये मुख्य उद्देश्य भारत का सामाजिक समरसता का है और उसी के हिसाब से राष्ट्र स्वयंसेवक काम कर रहा है और हिंदू को संगठित करने का काम कर रहा है। तो यहां तक तो बात समझ में आती है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, जो एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। अब यहां से आप समझिएगा, यहां से अब जो चीजें हैं वो करवट ले रही हैं, उसका दूसरा पहलू आप समझिए। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। जबकि आरएसएस के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारत पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये बाबा जो है बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्राएं निकाल रहे हैं और वहां पर वो हिंदू मुसलमान का जो है भाषण देते हुए नजर आते हैं और ऐसी बातों का उपयोग करते हैं जिससे हिंदू मुसलमानों में द्वेष पैदा हो, जो कि संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक है। ऐसे उनके तमाम भाषण देखने को सुनने को मिले हैं। अब बेसिकली बागेश्वर बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा उनके हिसाब से ये क्लियर करने की जरूरत है, जो मुख्य विवाद का विषय है। बागेश्वर बाबा के हिसाब से हिंदू राष्ट्र साबित करना है और उसमें बागेश्वर बाबा ने मनुस्मृति को सही माना है कि मनुस्मृति जो है वो सही है हिंदू राष्ट्र के लिए। अब मनुस्मृति के हिसाब से ही चीजें अगर रेगुलेट हो तो ज्यादा बेहतर होगा संविधान के मुकाबले। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर बाबा की जो पद यात्राएं हैं उन पद यात्राओं में बीजेपी के प्रमुख लीडर्स और जानी मानी हस्तियां शामिल हो रहे हैं, उनके पदयात्रा को समर्थन दे रहे हैं। अब यहाँ पर बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से गैर संवैधानिक है और ऐसा होते हुए भी जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इनकी इस यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, इनकी उस पदयात्रा को, उस कार्य को, उनके भाषणों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक कार्य प्रतीत होता है। और इस प्रकार का कार्य सत्ताधारी पार्टी द्वारा करना एक बड़ी समस्या का विषय है। अब बेसिकली हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा इनके हिसाब से वो उनको क्लियर करना आवश्यक है कि ये किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। जहां तक देखने को मिलता है कि बागेश्वर बाबा और इस प्रकार के जो बाबा हैं वो मनुस्मृति का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। जो भी इनके सहयोगी हैं, इनके गुरु हैं या फिर इनके जो कमेटी के लोग हैं वो मनुस्मृति को समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मनुस्मृति के बारे में कितने लोगों को पता है, कितना अच्छा पता है, उसको लेकर भी संशय है। या तो इस चीज का ये ज्ञान दे, हर चीज को क्लियर करें, हर चीज को ओपन करें, पहले समझाएं कि हिंदू राष्ट्र कैसा बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य होगा, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। उसके बाद ये अगर पदयात्राएं निकाले, उसके फायदों को बताएं और उसके बाद सरकारी समर्थन करें, फिर उसमें कुछ बदलाव लाया जाए तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट करना एक तरीके से समाज में मतभेद पैदा करना और जो आरएसएस की मूल भावना है सामाजिक समरसता की, उसको कहीं ना कहीं ये चीजें ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। अब मनुस्मृति
कि जो विवादित श्लोक हैं वो अध्याय 1 का श्लोक 31, अध्याय 8 का श्लोक 272, 280, अध्याय 9 का श्लोक 2, श्लोक 14, श्लोक 16। इस तरीके के जो विवादित श्लोक हैं, इन श्लोक का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, इनका मतलब क्या है। अगर देखिए, हम ऐसा भी नहीं कहते मनुस्मृति में सारी चीजें गलत हैं, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ चीजें सही हैं। अगर आज के विवेक पर आधारित कोई भी व्यक्ति इस चीज को इंटरप्रेट करेगा तो उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति में क्या सही है क्या गलत है। तो जो सही चीजें हैं उसको हमें अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो गलत चीजें हैं उसका विरोध करना भी आवश्यक है, क्योंकि भारत को जो आजादी है वो ऐसे मुफ्त में नहीं मिली है जो हम किसी के विशेष एजेंडे को ध्यान में रखते हुए उसको समर्पित कर दें। बेसिकली हमें जो सही चीजें हैं उसको हमें लेना चाहिए, जो गलत चीजें हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए। हालांकि इस पर कोई बोलता नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र की जहां बात आती है, बाबाओं ने जो कह दिया उसमें हाँ में हाँ मिला लिया तो ठीक है। अगर आपने एक उंगली भी उठा दी, कोई प्रश्न भी उठा दिया, तो आप देश विरोध की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के विरोध की। तो ये विषय इतना गंभीर है कि यहाँ पर जो बाबा लोग हैं वो अपने किसी एजेंडे को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उनका न संविधान से मतलब है, उनको ना सामाजिक समरसता से मतलब है, उनको अपने विशेष एजेंडे से मतलब है। क्योंकि उनको जरूरी है कि जिस तरीके का हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, तो वहां पर जहां मनुस्मृति की बात आती है तो मनुस्मृति में क्या चीजें ठीक है क्या गलत है उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां पर मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है वहीं पर मनुस्मृति में कर्म के आधारित पे वर्ण को विभाजित किया गया है, ऐसा भी श्लोक लोग क्लेम करते हैं, ऐसा है। लेकिन उसकी पुष्टि इन लोगों के माध्यम से की जाए तो ज्यादा अच्छा है, एक्सप्लेनेशन भी किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में ही सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन बातों को लेकर चलें तो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन लोगों की भीड़ का, लोगों को बरगला कर, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उपयोग करके, उनको अपना फॉलोअर बना करके उनको गलत राह पर चलाना, उनको गलत गाइड करना, ये सब चीजें गलत हैं। और सरकारें भी इनका समर्थन क्यों देती है? कारण ये है, सरकारों को वोट चाहिए, लोगों को वोट चाहिए। राजनीति में जो लोग हैं उनको वोट से मतलब है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो भीड़ है वो किसका समर्थन कर रही है, जो भीड़ है वो किसका समर्थन कर रही है। जो भीड़ है वो आसाराम का भी समर्थन करती थी, उसके साथ भी लोग खड़े हो जाते थे वोट के लिए। राम रहीम के भी फॉलोअर्स हैं, उसके साथ भी सरकार खड़ी होती है। रामपाल भी हैं, उनके साथ भी सरकार खड़ी होती है। उनको मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, उनको मतलब नहीं है जनता का किसका फॉलोअर कर रही है। उनको मतलब ये है कि उनको जो प्रमुख हैं उनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको अपने फेवर में करने के लिए सरकार वहां पर खड़ी हो जाती है। लेकिन जनता को आज जागरूक होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई व्यक्ति विशेष अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर के उनका उपयोग कर रहा है तो ये भी गलत है। उनका हित किस चीज में है ये उनको जानना पड़ेगा। साथ में ही अभी जो नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ है, वो परिस्थिति इस तरीके के एजेंडे को साध रहे लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, जो कि संविधान से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जिसमें सरकारी पार्टियों का समर्थन रहता है। और इन चीजों के मतभेद से जो जनता है वो आपस में ही लड़ने को तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से सरकार का, संविधान का उद्देश्य से कंट्रोल हट जाता है और लोग आपस में ही व्यवस्था को बिगाड़ने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण देखने के बाद भी हमें इस चीज से जागरूक होना चाहिए कि गैर संवैधानिक चीजों को हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो संविधान के अनुरूप ही उसमें बदलाव होना उचित है, ना कि इस प्रकार के जो है आंदोलन करके, इस प्रकार के जनसभाएं करके, इस प्रकार के पदयात्राएं करके जनता को अपने लिए उपयोग करना, जनता को भेड़ बकरियों की तरह अपने साथ चलाना, ये चीजें गलत हैं। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, तभी इस चीजों का समाधान हो सकता है। बेसिकली जो ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे व्यक्तिगत राय से बागेश्वर बाबा जो हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको संविधान के दायरे में रहते हुए और सरकार को इन्फ्लुएंस ना करते हुए, हालांकि सरकार का अपना सेपरेट कार्य है, उसको इनकी इन गतिविधियों में शामिल होकर के व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका भी इसमें कमी नजर आती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इन चीजों को संभालने के लिए जनता को जागरूक होना आवश्यक है। अगर हम आंखें बंद करके किसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। आप कमेंट करके ये बताएं कि जो ये गतिविधियां चल रही हैं, अब इन गतिविधियों की वजह से संविधान और आरएसएस की जो भावनाएं हैं उनको भी ठेस पहुंच रही है। जहां पर सामाजिक समरसता की बात होती है, जहां पर भारत को एकजुट करके आगे बढ़ाने की, विश्व गुरु बनाने की बात होती है, जहां पर संविधान के हिसाब से लोगों में समानता की भावना करके
गलत को सजा देकर सही को आगे बढ़ाकर काम करने का उद्देश्य को साथ में रख के चला जाता है। वहीं पर इनके विशेष एजेंडा के तहत लोगों में मतभेद होता है, फूट पैदा होती है। यहाँ तक कि जहां पर हिंदू मुसलमान करते हैं वहां पर ये जातिवाद की भी बात करते हैं। इनके बहुत सारे भाषणों में, इनके बहुत सारे मीडिया के उत्तरों में देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार का भाव ये रखते हैं जातियों के प्रति भी, हिंदुओं के प्रति भी। तो बेसिकली आप देखा जाए तो एजेंडा समझिए, हिंदू मुसलमान, उसके बाद हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में भी 4 भाग हो गए, हम नाम नहीं लेंगे क्या है कैसे है। तो पहले इनको तोड़ दो, उसके बाद इनको तोड़ दो। तो इस तरीके के एजेंडा ऐसे ही कामयाब होते हैं। तो बेसिकली इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। संविधान और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए इनको अपने जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वास्तव में काम करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत एजेंडा से बिल्कुल परे होकर काम करना चाहिए। यदि ऐसा है तो जनता को इसका विरोध करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। आंख बंद करके केवल फॉलो कर लेने से ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, लोकपाल बिल के लिए उन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त किया। जनता के समर्थन प्राप्त होने के बाद उन्होंने उस एजेंडा को साइड में रख दिया, अपने बाकी कार्यक्रम में लग गए। तो इस प्रकार जनता का विश्वास टूटता है। जनता बार बार अलग अलग लोगों पे विश्वास करती है, लेकिन इस तरीके के धोखे होने से जनता के साथ विश्वासघात होता है। और जनता हैंड टू माउथ काम करने वाली चीज है। तो ऐसे पब्लिक उस एजेंडा के खिलाफ बाद में धोखा होने के बाद भी अपना स्टैंड नहीं लेती है, उस पर एक्शन नहीं लेती है। समय आता है 5 साल के बाद, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, इतनी तब तक बहुत सारी बातें हो जाती हैं और इतना समय नहीं होता है लोगों के पास में। तो बेसिकली समय है जागने का, समय है अपने विवेक का, अपने बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ने का, देश को एकजुट करके विश्व में विश्व गुरु बनाने का। तो आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नमस्कार।